नमस्कार स्टूडेंट्स। पहले वीडियो को देखने के लिए व लाइक्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सीईटी मेंस की परीक्षा, एचसीएस की आने वाली परीक्षा और एचएसएससी के जो और एग्जाम्स आने वाले हैं उनके सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। शॉर्ट फॉर्म है कैग। इंडिया के रिस्पेक्ट में, हरियाणा के रिस्पेक्ट में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग सीईटी मेंस का सिलेबस उठा के देखते हैं, पेज नंबर 2 पे ई सेक्शन इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के अंदर सीधा सीधा एक टॉपिक दिया हुआ है कैग। और आने वाले सीईटी मेंस एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कैग। कैग 1858 में इंडिया के रिस्पेक्ट में एक डिपार्टमेंट या एक पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो अगर हम सीईटी मेंस के हिसाब से देखें तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि सबसे पहले इंडिया के सबसे पहले कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन थे? आंसर है इसका सर एडवर्ड ड्रमन। आजाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कैग कौन थे? उनका नाम है वी नरहरि राव। 1948 से 1954 तक उनका टेन्योर था। प्रेजेंट में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी इंडिया के सीएजी की पोस्ट को लिए हुए हैं और ये 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। चलो अब सिलेबस के हिसाब से 4 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होते हैं संविधान के हिसाब से। आर्टिकल नंबर 148 बताता है कि देयर शुड बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 149 में ड्यूटीज एंड पावर के बारे में बताया गया है। 150 में किस टाइप के अकाउंट्स रहेंगे यूनियन एंड सेंट्रल स्टेट्स के, और 151 में ऑडिट रिपोर्ट जो कैग के ऑफिस से जाएंगे और वो प्रेसिडेंट को सबमिट होंगे। तो ये 4 आर्टिकल हम डिटेल में देखेंगे और इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन भी हम लास्ट में करेंगे। हरियाणा के रिस्पेक्ट में श्री नवीन गुप्ता जी, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हरियाणा, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। ये हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर के साथ बदादरू दत्तात्रेय जी जो है हरियाणा राजभवन में, उनके साथ इनका फोटो अभी आप देख सकते हैं। तो श्री नवनीत गुप्ता जी का भी नाम हमें याद रखना है। आगामी सीईटी मेंस में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कौन है? तो श्री नवनीत गुप्ता जी को हम जरूर याद रखें। चलो अब सिलेबस के हिसाब से आर्टिकल नंबर 148, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 क्या कहता है? 5 टाइप के पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत डिटेल लंबी हिस्ट्री है कैग के ऑफिस की, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से पहला पॉइंट क्या है? कैग का ऑफिस शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, स्वतंत्र ऑफिस रहेगा कैग का। देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी मिनिस्ट्री, एनी डिपार्टमेंट्स ऑन द कैग ऑफिस। Second, CAG will be the head of Indian Audit and Accounts Department. CAG will be the guardian of public purse. Public purse का मतलब है जनता का पैसा गवर्नमेंट के पास जो जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है। CAG will act as a guardian. Point number 4, very very important. CAG controls entire financial system, कंट्री लेवल पे भी और एवरी स्टेट लेवल। कैग की प्राइमरी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कैग से रिलेटेड आर्टिकल, ड्यूटीज एंड फंक्शंस दिए हुए हैं उनको अपहोल्ड करना। पार्लियामेंट ने जो कैग एक्ट बनाया हुआ है उसके हिसाब से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑडिट करना प्राइमरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान बनाते समय या संविधान बनाने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने
कैग के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य या लाइन दिया था। कैग शैल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी। सो कैग का इम्पोर्टेंस आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका वैल्यू सुप्रीम अटमोस्ट वैल्यू है इनका। सिमिलर वे कैग को भी इनके समान रखा गया। टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। कैग 6 साल या फिर 65 ईयर तक ही अपॉइंटमेंट होगा। जो भी ही और शी whoever will be appointed on CAG post either for tenure will be 6 year or 65 years। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने 62 ईयर्स में कैग का ऑफिस ज्वाइन किया है तो और 3 साल वो कैग की पोस्ट पे रहेंगे। 65 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 साल या 65 विच एवर इज अर्लियर। कैग कैन रिजाइन एनी टाइम। He has to write a letter to president, resignation letter to president, but removal cannot be done by president on his pleasure। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे कैग को रिमूव कर सकते हैं। नो, संविधान के अंदर प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट जज को जिस हिसाब से हटाया जाएगा उसी प्रावधान, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी ग्राउंड्स पे कैग का भी हटाना हो सकता है। और वो इतना टफ है, दोनों हाउस में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए एंड दैट टू विद स्पेशल मेजोरिटी। सो टर्म्स एंड ऑफिस के रिगार्डिंग ये 2 या 3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट, जो कि स्टूडेंट्स आप लोग याद रख सकते हैं। अब कैग का ऑफिस एज आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने बताया, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है 600 ईयर्स और 65 ईयर्स। रिमूवल ओनली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट के प्रेशर पे वो काम करते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें नहीं निकाल सकते। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे उनका, बट रिमूवल नॉट एज पर प्लेजर ऑफ। कैग ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर ऑफिस, he will not be joining any other office, he will be only working solely for CAG only। Salaries and services of CAG will be determined by the parliament and it will be equivalent to the Supreme Court judge। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद कैग का neither his salary nor his rights will be altered by पार्लियामेंट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के बाद पार्लियामेंट कैनॉट। कैग का जो ऑफिस है उसके एक्सपेंस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। लेट अस मूव टू आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट आर्टिकल 149 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कैग की ड्यूटीज एंड पावर्स प्रिस्क्राइब करने के लिए। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट ने कैग एक्ट 1971 इनेक्ट किया गया था और उसका एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज इन 1976। तो इसको जो अमेंडमेंट है इसको मैं लेटर स्लाइड में एक पॉइंट में कवर करूंगा। अब कैग की ड्यूटीज एंड फंक्शन के बारे में हम इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कैग ऑडिट करेगा क्या? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हो रहा है उसको ऑडिट करेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर हो रहा है उनको ऑडिट करेंगे। यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसोलिडेटेड फंड से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैग ऑडिट करेंगे। यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसमें जो यूटी भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली। कैग ऑडिट करेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सिमिलर वे स्टेट के जो कंटीजेंसी फंड्स हैं और पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको भी कैग ऑडिट करने का कंट्रोल रखते हैं। कैग ऑडिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है उनको कैग इज ऑथराइज्ड टू ऑडिट। कैग ऑडिट करेंगे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर,
फ्रॉम ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यू से फाइनेंस्ड है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज आती हैं, कैग इज ऑथराइज टू ऑडिट देयर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब है आया, कितना पैसा आया गवर्नमेंट के अकाउंट में। एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया। गवर्नमेंट के जितने भी कॉर्पोरेशन हैं, बॉडीज हैं, उनके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को कैग इज ऑथराइज टू ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट एंड रेमिटेंसेस बिजनेस, इनके रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, कैग इज ऑथराइज टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है, 4 या 5 रिलेटेड टू ऑडिट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शंस में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 1 या 2 ऑप्शन गलत होंगे। तो अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करके अगर हमें ये पता है तो हम उस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑडिट करेगा क्या? प्रेसिडेंट या गवर्नर स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी अदर अकाउंट्स का, तो यस, कैग हैज टू ऑडिट एंड गिव हिज रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। लाइक लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज डायरेक्ट परव्यू में नहीं आते हैं कैग के, बट अगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर चाहे तो वो कैग ऑडिट कर सकते हैं। कैग एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को सेंटर एंड स्टेट के अकाउंट्स को किस फॉर्म में रखा जाए। कैग अपनी रिपोर्ट, अभी तक हमने देखा कि कैग ऑडिट करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन को, बॉडीज को। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं एंड देन प्रेसिडेंट विल टेबल इनटू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 151 में एक क्लियरली मेंशन है। सिमिलर वे कैग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे एंड देन गवर्नर विल टेबल्स इनटू स्टेट रजिस्ट्रेशन, दैट इज आल्सो मेंशन इनटू आर्टिकल 151 में, ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। अब एक सिंपल और फिलोसफिकल पॉइंट आइए आ जाता है, कैग विल एक्ट एज अ गाइड एंड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हु एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पीएसी, सो आंसर विल बी कैग। अब इसमें जैसा मैंने पहले बताया था, एक अमेंडमेंट हुआ है कैग एक्ट 1971 में, अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। क्या अमेंड हुआ था? कैग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग कंपाइल्स एंड मेंटेन्स अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 1976 से पहले कैग वाज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एंड कंपाइल अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, बट 1976 के बाद कैग हैज बीन रिलीव्ड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कैग कैन ओनली कंपाइल एंड मेंटेन अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली, और 1976 के बाद दे आर मेंटेनिंग स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स। So a point is very important. The question can be asked, when was CAG relieved from the responsibility of compilation and maintenance of accounts of center, and it can be asked. It can be given many years, and 1976 will be the right answer. 3 टाइप की रिपोर्ट्स कैग प्रेसिडेंट के आगे लेट आउट करते हैं एंड देन प्रेसिडेंट लेट आउट करते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से मे बी एग्जामिनर विल आस्क विच वन इज राइट और एग्जामिनर विल आस्क विच वन इज गुड। सो एक बार ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, question can be asked because that is a straightforward topic in CET mains. So please look into, एक बार इसको देख लीजिए। अब कैग का रोल क्या है? कैग का प्राइमरी रोल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान दिए हुए हैं कैग से रिगार्डिंग उनके अनुरूप कार्य करना, पार्लियामेंट में जो कैग एक्ट बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है, उसके हिसाब से काम करना और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। कैग इज एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट्स ऑडिट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी सिंपल स्टेट।
कैग इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, या करेक्ट। अब कैग की ऑडिट की क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दीज आर वेरी वेरी बुलेट पॉइंट। अगर आप बुक को पढ़ोगे तो इट मे टेक योर फ्यू डेज, 3-4 दिन लग जाएंगे आपको। एंड बहुत मेहनत करके नोट्स कंपाइल किए गए हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो, यू हैव टू जस्ट लुक इनटू। एंड आई एम श्योर दैट एक या दो क्वेश्चन इन जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ बुलेट पॉइंट्स हैं, इनमें से जरूर आएगा। कैग की ऑडिट के बारे में हम बोल रहे थे। पहला है लीगल ऑडिट, कानूनी जो भी ऑडिट्स हैं, दीज आर ओब्लिगेटरी ऑडिट्स। मतलब कैग को ये करना ही है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है कि कैग चाहे तो करेगा या नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। कैग हैज टू डू दैट। लीगल ऑडिट्स जो भी है कैग को करनी है। रेगुलेटरी ऑडिट्स आर ऑल्सो ऑब्लिगेटरी ऑडिट्स। कैग को ये ऑडिट्स परफॉर्म करने ही है। कुछ प्रोप्राइटरी ऑडिट्स होते हैं जो कैग के डिस्क्रिशनरी पावर में आते हैं। मतलब कैग चाहे तो करे या टाइम परमिट्स, इट इज अप टू कैग वेदर ही वांट्स टू डू और he or she does not want to do. CAG can comment on wastefulness of government expenditure. That is also a point. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और CAG sees that yes there are issues in that, yeah CAG can comment on that, yes, so that's also an important point in that. अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो 2 या 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं है बट यस। तो अगर आप देखेंगे कैग एक्ट्स एज अ ऑडिटर ओनली, राइट, बट कैग इज हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलर ऑल्सो। कंट्रोलर मीन्स व्हाट एंड ऑडिटर मीन्स व्हाट। जो भी अभी हमने पहले वाली 3 या 4 स्लाइड्स में देखा है, ऑल स्लाइड्स आर रिलेटेड टू ऑडिट्स ऑडिट्स एंड ऑडिट्स। सो कैग का बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है audit only, right? So second point is CAG has no control over issue of money. गवर्नमेंट के अकाउंट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट के जो भी फंड है, गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक आउट द मनी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। CAG has no control over issue of the money. CAG can only do audits. Okay, so that is a very very important point. And CAG can only conduct audit when expenditure are already taken place, जो जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में भी ऑलरेडी बताया। So basically role of CAG, yeah, this is also important point. Role of CAG in public corporations, 3 टाइप का प्रोविजंस है। कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशंस हैं या कंपनीज हैं, पहला नंबर पॉइंट पे वो कंपनीज आते हैं जो कि कैग के द्वारा ही ऑडिट की जाती है, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एयर इंडिया। ये ऐसे कॉर्पोरेशन या कमीशन है जो टोटली कैग के परव्यू में आते हैं एंड कैग विल ऑडिट दोज ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट करते हैं प्राइवेट प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। प्राइवेट प्रोफेशन ऑडिट करेंगे उन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को, and private professions will be appointed by central government but in consultation with controller and auditor general, right? Auditor control CAG के कंसल्टेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोफेशन अपॉइंट करेंगे। इस सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो ये कुछ कॉर्पोरेशन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड आते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन है जैसे कि LIC, RBI, बैंक ऑफ इंडिया, FCI। ये कैग के परव्यू में नहीं आते हैं, दे आर टोटली अंडर प्राइवेट। सो गाइस स्टूडेंट्स, ये जो कैग का हमने रोल्स के बारे में देखा, कैग श्री मुर्मू जी जो 14th कैग है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में हमने देखा। फर्स्ट कैग के बारे में देखा, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड फंक्शन के बारे में देखा। कैग के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर्टिकल 148 से 151 तक, उसके बारे में हमने देखा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम श्योर देयर शुड बी, आपके पास अच्छा क्लैरिटी आया होगा, समझा होगा आपने इसको। और 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे या फिर ये PDF फाइल को एग्जाम से जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लगाया इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
The Controller and Auditor General of India has no control over the issue of money from the Consolidated Fund of India. So yes, that is true, because he does not have any control. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अगर किसी भी फंड से एक्सपेंडिचर या खर्चा कर रहे हैं, दे आर फ्री टू डू दैट. कैग का सिर्फ काम है ऑडिट करना. सो पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट. पॉइंट नंबर 2, टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड बाय एन एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट. ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. जो एक्ट 1971 में कैग एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही टर्म्स ऑफ ऑफिस डिफाइन किया गया, एंड दैट इज 6 and 65 years. सो स्टेट फॉरवर्ड आंसर है बोथ 1 and 2. एंड इजीली अगर आप देखें तो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये सभी कवर किया है. एंड आई एम श्योर दैट आने वाले CET मेंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, बिकॉज ये टॉपिक स्टेट फॉरवर्ड CET मेंस सेकेंड पेज ऑफ सिलेबस में दिया हुआ है. सो आने का बहुत बहुत चांस है. प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए वो कैग इज एंड उसके रोल्स एंड फंक्शन, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहिए. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे यू आर फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई विल बी एबल टू हेल्प यू. Thank you very much.